अच्छा जनाब, पाकिस्तान के अंदर जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, ये एक फॉरेन न्यूज जो आउटलेट है उसको इंटरव्यू दे रहे थे। उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को बिल्कुल डिफेंड किया है। ये जो अनडॉक्यूमेंटेड इंडिविजुअल्स जिनको कि इन्होंने इलीगल एलियंस भी एक दफा कहा था कि जिनको कि पाकिस्तान से निकाला जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा जी कि ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का मसला है और हम अब उनको और ज्यादा अकोमोडेट नहीं कर सकते हैं। नवंबर के महीने में लास्ट मंथ आपको पता ही है केयर टेकर गवर्नमेंट ने ये एक इनिशिएटिव लिया था नेशन वाइड, जिसमें कि कहा था कि इलीगल फॉरेनर्स फॉरेन मुल्क छोड़ दें, जिसमें से ज्यादातर जो है अफगान थे। उन्होंने कहा कि ये स्पेसिफिकली अफगान के अगेंस्ट नहीं है, ये किसी एक एथनिक ग्रुप के अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर अफगान गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा एतराज किया था। लेकिन उन्होंने कहा था जी गवर्नमेंट ने कि नहीं, हम जो है इनको निकालने के लिए मजबूर हैं बिकॉज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। ओवर 4 मिलियन अफगान जो कि पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, उसमें से 1.7 मिलियन जो थे वो अनडॉक्यूमेंटेड थे। काकड़ साहब ने कहा कि 3 से 4 डेकेड्स यानी कि पिछले 40 साल से 4 मिलियन टू 5 मिलियन माइग्रेंट्स जो हैं, जो कि कहते हैं जी कि विच इज रफली द पॉपुलेशन ऑफ आयरलैंड, पूरे एक मुल्क जितनी जो पॉपुलेशन है उसको हमने अपने मुल्क में रखा हुआ था। हालांकि पाकिस्तान जो है वो नॉन सिग्नेटरी यानी कि वो सिग्नेटरी नहीं है 1951 कन्वेंशन ऑन रेफ्यूजीज या कि 1965 प्रोटोकॉल्स के, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी बड़े जनरस लोग हैं, इसलिए उन्होंने इतनी ह्यूज तादाद जो है रेफ्यूजीज की उनको अकोमोडेट किया, क्योंकि पाकिस्तानी जो है उनके डीएनए में हॉस्पिटैलिटी है। और इसलिए हम उनको बार बार कहते रहे कि आप अपना लीगल मॉरल ह्यूमैनिटेरियन ऑब्लिगेशन हम पूरा कर रहे हैं, तो आप भी अपने आप को बहुत अपॉर्चुनिटीज दी गई हैं, आप अपने आप को लीगल बनाएं, लेकिन उन्होंने अपने आप को लीगल नहीं बनाया और बिल्कुल शैडो में रहते रहे, जिसकी की वजह से हमारी सोशो इकोनॉमिक और सिक्योरिटी के जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हमको उठाना पड़ा। वो उन्होंने काकड़ साहब ने कहा जी कि ये सब लोग ब्लैक मार्केट के अंदर काम करते हैं, कोई टैक्सेस नहीं देते हैं और जो है कम पैसों पर काम करने को तैयार हो जाते हैं, जिसकी की वजह से पाकिस्तान के जो लेजिटिमेट वर्कर्स हैं उनको फिर काम नहीं मिलता है और ये जो हैं फिर क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड के साथ दोस्तियां करते हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके हमारे मुल्क के अंदर जो है टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज करते हैं, तो जिसकी की वजह से इनको इधर बिल्कुल रखा नहीं जाएगा। वीकेंड के ऊपर जनाब तो जो इमरान खान की सोशल मीडिया टीम थी उसने तो कमाल ही कर दिया। एक उन्होंने जो है वर्चुअल रैली ऑर्गेनाइज की, जिसके के साथ बहुत ही मोहतात अंदाजे के मुताबिक 5 मिलियन लोगों ने जिसको के देखा और उसके साथ जुड़े। हालांकि पाकिस्तान के अंदर कंप्लीट ब्लैकआउट किया गया था, सारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा सबको डाउन किया गया था, लेकिन फिर भी जो कमाल की बात थी ना सिर्फ ये कि इमरान खान की सोशल मीडिया टीम ने ये वर्चुअल रैली जो है जिसमें सारी दुनिया से लोगों को जोड़ा, बल्कि एक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड 4 मिनट स्पीच इमरान खान की जो है वो भी सुनाई, जिसके के अंदर उन्होंने बहुत सारे टुकड़े जोड़े हुए थे जो इनकी पुरानी स्पीचेस थी उनके, और बहुत सारी जो फोटोज थी जो इनकी पुरानी PTI की रैलीज थी उनसे। और दुनिया के अंदर काफी ज्यादा इसकी बात की गई और कहा गया कि ये कौन सोशल मीडिया टीम है जिसने कि इतना इनोवेटिव काम किया। लेकिन जाहिर है हमारे मुल्क में तो इन बेचारों को बैशिंग मिली, सब कुछ शट डाउन कर दिया गया। ठीक है जी, इसके उसमें बात करते हुए सुना जा रहा था कि इमरान खान साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि चूंकि PTI की पब्लिक रैलीज के ऊपर कंप्लीट गवर्नमेंट का बैन है, तो जो कि इलेक्शंस होने वाले हैं फरवरी 8 को, उसके लिए आप सबको बाहर निकलना पड़ेगा, आपको उसके लिए वोटिंग करनी पड़ेगी और पब्लिक रैलीज हमको बिल्कुल भी जो है अलाउ नहीं की जा रही PTI को। हमारे लोगों को किडनैप किया जा रहा है, हमारी फैमिलीज को हैरास किया जा रहा है। लेकिन आप याद रखना कि हिस्ट्री आपकी ये सेक्रीफाइसेस जो है ये याद रखेगी जो आपके खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है। और फिर भी हमारे पार्टी वर्कर्स जो अरेस्ट किए जा रहे हैं, जिनको क्विट करने के लिए कहा जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, फिर भी वो खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा जी कि आपके लिए सबसे बड़ी बात यही है कि आप फरवरी 8 को बाहर निकलें और उसके लिए वोटिंग करें। खान साहब आपको पता ही है कि सिंस अगस्त जेल के अंदर हैं, उनके ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने इलीगली जो है तोशा खाना के गिफ्ट्स जो हैं वो बेचे थे व्हेन ही वाज प्राइम मिनिस्टर बिटवीन 2018 टू 22। और उसके बाद फिर इनको वैसे तो बेल दी गई थी, लेकिन साइफर केस के लिए इनको अंदर रखा हुआ है। इमरान खान साहब ऑफ कोर्स जो हैं ये सारे एलिगेशंस को डिनाई करते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर तो जनाब आज और भी काफी तबाही मची। वीकेंड के ऊपर इमरान खान होता रहा, जैसे कि बहुत ज्यादा ट्रेंड चला था इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, ये बहुत बड़ा ट्रेंड था, और फिर इमरान खान की जो रैली थी बहुत बड़ा ट्रेंड था। लेकिन आज सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड चेंज हुआ। चेंज इसलिए हुआ कि दाऊद इब्राहिम नॉन गैंगस्टर जो हैं उनके बारे में खबर आई कि उनकी कराची के अंदर डेथ हो गई है। यह चीज सोशल मीडिया के ऊपर आज आग की तरह इसलिए फैली
जिसमें कि कहा गया कि ये इनको पॉइजन किया गया था कराची में और इनको हॉस्पिटल में जब रश किया वहां पे उनकी डेथ हो गई। कि स्क्रीनशॉट्स एक जो यूजर था उसने पाकिस्तान के जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर काकड़ हैं उनके डालते हुए ये सारा कुछ कहा, जिसमें कि काकड़ साहब अलेजली शायद कह रहे थे कि जी ये जो है इधर आया है और इसको जो है दिया गया है, जहर दिया गया है और ये मर गया है। बाद में DFRAC जो कि इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकिंग वेबसाइट है, उसने जब चेक किया तो उसने कहा जी ये फेक न्यूज़ है, किसी को कुछ पता नहीं है कि दाऊद इब्राहिम कहाँ है और जिंदा है या मर गया है। और ये जो एक्स के ऊपर जो ये पोस्ट डाली गई थी काकड़ की तरफ से, ये इसलिए गलत है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर काकड़ जो है उसके अंदर वो 1 के यूज करते हैं, इसके अंदर 2 के यूज किए गए हैं, तो इसलिए ये उनका ऑफिशियल नहीं है। दाऊद इब्राहिम आपको पता ही है कि बड़ा लोगों को जो है वो करते हैं, बड़ा लोग इनको जो है वो इस तरह से देखते हैं कि बड़े बहुत बड़े अपने ज़माने के गैंगस्टर बन के उभरे थे। 1955 में डोंगरी के इलाके में पैदा हुए थे जो कि मुंबई का एक स्लम है, और फिर इन्होंने 12 मार्च 1993 को मुंबई में को उस वक्त छोड़ दिया था जब वहां पे ब्लास्ट हुए थे, जिसमें कि 257 लोगों की डेथ हुई थी और 700 लोग बहुत ज़्यादा गंभीर अंदाज में जख्मी हो गए थे और बहुत सारी प्रॉपर्टीज वर्थ 27 करोड़ इन दैट टाइम जो है बड़ी सख्त डैमेज हो गई थी। CBI जो थी उसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फिर केस दिया था और उनको कहा था कि इसके ऊपर प्रोब बिठाएं। इसके अंदर बहुत सारे एक्यूज जैसे कि मुस्तफ़ा दोसा और अबू सलम वगैरह जो है पकड़े गए थे और उनको कन्विक्ट किया गया था इस केस के अंदर जून 16, 2017 को, और कहा गया था कि अलेजली दाऊद इब्राहिम ने ये सारा कुछ प्लान किया था। तो बहुत बड़ा अंडरवर्ल्ड चलाते थे मुंबई में किसी ज़माने में, लेकिन अब कराची में या कहाँ है किसी को पता नहीं। बहरहाल आज इनकी डेथ की न्यूज़ ने काफ़ी खलबली मचाई तो द होल सोशल मीडिया वाज अबज़ विद हिज न्यूज़। पेशावर हाई कोर्ट का जो बेंच है जी उसने अपना वर्डिक्ट अब रिजर्व किया है ऑन प्ली फाइल्ड बाय PTI, जिसमें कि उन्होंने कहा जी कि जुडिशियल सुपरविजन की हमको ज़रूरत है। इलेक्शंस जो होने वाले हैं 8 फरवरी 2024 में, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान अलॉन्ग विद जस्टिस शकील अहमद, उन्होंने ये सारे का सारा PTI के जो एडवोकेट थे मुअज्जम भट्ट, उनका ये केस सुना जिसमें कि उन्होंने ECB को चैलेंज किया था कि ये जो ROs और DROs लगाए जा रहे हैं वो ब्यूरोक्रेसी से ना लगाए जाएं। PTI ने इस तरह की सिमिलर जो पटिशन थी वो लाहौर हाई कोर्ट में भी डाली थी और भट्ट साहब ने इधर कहा कि ECB जो है कैसे करवा सकती है एक ट्रांसपेरेंट जो है इलेक्शंस, अगर वो अपने अरेंजमेंट्स अभी से बनाना शुरू करेगी। अब जो है 18 दिसंबर है और इलेक्शंस फरवरी 8 को हैं, तो लेस देन 2 मंथ्स रह गए हैं, तो कैसे ये अरेंजमेंट्स नहीं कर रहे हैं और ये जो हौच पौच काम करेंगे उसके अंदर काम जो है वो ठीक नहीं रहेगा। तो इनको फौरन से पहले जो है स्टाफ अपॉइंट करना चाहिए, लेकिन ब्यूरोक्रेसी से नहीं करना चाहिए। तो अब इसका फैसला जब आएगा फिर हम आपको सुनाएंगे। केयर टेकर इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं जी सेनेटर सरफराज बुगटी साहब, उन्होंने आज ज्वाइन किया है PPP को। उन्होंने मुलाकातें की हैं इनके साथ जो PPP लीडरशिप है, खासतौर पे आसिफ अली जरदारी के साथ। इसके अलावा और भी बहुत सारे लीडर्स जो हैं वो PPP और PMLN के लीडर्स के साथ आके मिल रहे हैं। PPP के कुछ लीडर्स ने खुद ही कहा था कि वो हर पार्टी PMLN, ANP, QWP सबके साथ जो है मिल के आगे बढ़ना चाहते हैं इन इलेक्शंस में, यहाँ तक कि PTI के साथ भी स्पेशली इन पंजाब, ताकि PMLN को जो है वो हराया जा सके। ये जो सारी पार्टीज हैं ANP, QWP, ये सब जो हैं, और JUIF, इन्होंने आज PPP से मुलाकातें की उनकी लीडरशिप से मुफ्ती महमूद सेंटर इन पेशावर में। और अब्दुल जलील जान JUIF के जो प्रोविंशियल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, उन्होंने कहा जी कि ये 2 राउंड ऑफ टॉक्स वैसे हमारे PMLN के साथ हो चुके हैं और तीसरा राउंड जो है अब हम जल्द करेंगे। इसके अलावा जाहिर है कि वो PPP से भी बात कर रहे हैं, बाकियों से भी। इसके अलावा बीबी जरदारी साहब जो हैं उन्होंने आज पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग जो है KP के अंदर उसको भी चेयर किया और रणनीति बनाने की कोशिश की आने वाले इलेक्शंस के लिए। ठीक है जी। लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जो PTI के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं शेर अफजल मरवत, उनको फौरन के तौर पे छोड़ा जाए, जिनको के डिटेन किया गया था अंडर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर लास्ट वीक, और उनको अरेस्ट किया गया था आउटसाइड ऑफ लाहौर हाई कोर्ट दिसंबर 14 को, जहां पे कि वो आ रहे थे पार्टी के साथ प्रोटेस्ट ज्वाइन करने के लिए। PTI ने अपने एक्स के ऊपर जो फुटेज दिखाई थी उसमें देखा जा रहा था कि पुलिस वाले इनको बहुत बुरे तरीके से कॉलर से पकड़ के घसीट रहे हैं, जिसके के ऊपर ना सिर्फ PTI ने बल्कि लॉयर्स बॉडीज ने भी बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया था। और PTI की जो
ने कहा कि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है ये लॉलेसनेस के अंदर इन्वॉल्व है और ये जो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे पुराने उनको फैसिलिटेट कर रही है, ये अनबायस्ड नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट ने वैसे नोटिस दिए हैं पुलिस को और लाहौर डीसी को कि जो है आप इनको फ़ौरन छोड़ें, क्योंकि एक पिटीशन फाइल की थी मरवत के भाई ने कि इनके भाई को इल्लीगली जो है वो डिटेन किया, तो इनको फ़ौरन छोड़ा जाए। हिंदुस्तान के अंदर भी जनाब कुछ मामलात मुख्तलिफ नहीं हैं। हमने आपको फ्राइडे के दिन बताया था कि बहुत सारे वहाँ पे तकरीबन 78 अपोजिशन लीडर्स को जो है राज्यसभा और लोकसभा के अंदर जो है वो सस्पेंड किया गया, यानी कि दोनों जो पार्लियामेंट के हाउसेज हैं वहाँ पे सस्पेंड किया गया है। आज भी बहुत सारे लोगों को सस्पेंड किया गया एंड एज अ रिजल्ट 92 एमपीज ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा जो हैं उनको अब सस्पेंड कर दिया गया है और वो आ नहीं सकते हैं ना तो राज्यसभा में ना ही लोकसभा के अंदर। और इसलिए इनको सस्पेंड किया गया है क्योंकि इन एमपीज ने यह पूछने की जरूरत की थी कि यूनियन मिनिस्टर जो हैं होम मिनिस्टर अमित शाह साहब, ये जो दिसंबर 13 को पार्लियामेंट का ब्रीच हुआ था जिसमें कि 2 लोग जंप करके पब्लिक गैलरी से लोकसभा में आ गए थे और उन्होंने फिर स्मोक कैनिस्टर्स छोड़े थे, तो ये कैसे सिक्योरिटी लैप्स हुआ? जस्ट बिकॉज दे क्वेश्चन अमित शाह साहब जो कि राइट हैंड मैन है मोदी जी के, इन सबको जो है सस्पेंड किया गया। इसके ऊपर बात करते हुए कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये डेमोक्रेसी जो है उसको तो मोदी गवर्नमेंट ने ऑटोक्रेटिक जो ये इनकी गवर्नमेंट है डस्टबिन के में फेंक दिया है। ऑपोजिशन जो है वो क्या पूछ रही है? ऑपोजिशन इनसे सिर्फ सवाल कर रही है, लेकिन मोदी गवर्नमेंट जो है ये सारे के सारे जो इस तरह के सवाल और लेजिस्लेशन है उनको बुलडोज कर रही है और जितने डाइसेंटिंग वॉइसेस हैं उनको क्रश कर रही है और डिबेट किसी बात पे भी नहीं कर रही है। कांग्रेस के ही जयराम रमेश ने कहा कि ये ब्लड बात है जो कि राज्यसभा में देखा गया है अगेंस्ट 45 इंडिया पार्टी एमपीज। आपको पता ही है कि बहुत सारी जो ऑपोजिशन की पार्टीज हैं उन्होंने मिलकर एक अलायंस बनाई है जिसका नाम इंडिया है, तो वो कहते हैं जी कि हम होम मिनिस्टर से सवाल क्यों नहीं कर सकते हैं। जयराम रमेश जिनको कि सस्पेंड भी किया गया, उन्होंने कहा जी मुझे सस्पेंशन को मैं रोल ऑफ ऑनर समझता हूं क्योंकि अपने 19 साल के पॉलिटिकल करियर में पहली दफा मुझे जो है सस्पेंड किया गया है और यह मर्डर है डेमोक्रेसी का जो कि सिर्फ मोदी के हिंदुस्तान में ही हो सकता है। गौरव गंगोई एक और एमपी जो है उन्होंने कहा जी कि ये जो बुलडोज और क्रश किया जा रहा है लोगों का राइट टू स्पीक इन द हाउस, इसमें जो शाह साहब का फेलियर है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है और इतने लो लेवल पे आप स्टूप करेंगे हम समझ भी नहीं सकते थे। कांग्रेस ही के शशि थरूर जो है एमपी, उन्होंने कहा कि मैं शॉक्ड हूं ये जो सस्पेंशंस की गई हैं क्योंकि इसमें गवर्नमेंट से अकाउंटेबिलिटी अब कोई डिमांड नहीं कर सकता, यानी कि गवर्नमेंट जो चाहे वो करे और उससे कोई भी कुछ ना पूछे कि क्या हो रहा है। तो हम तो सिर्फ मिनिस्टर से एक इशू पूछ रहे हैं और अगर वो उसका जवाब साफ साफ दे दें तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। आरजेडी के एमपी मनोज कुमार झा ने कहा कि ये जो सस्पेंशन है मेरे लिए मैटर ऑफ प्राइड है और ये डार्केस्ट टाइम है क्योंकि इस वक्त इस पार्लियामेंट को डिक्टेटर्स रन कर रहे हैं और ये हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा कि ये जो एमपी जो पीएम साहब हैं इनके सेकंड जो दौर है उसके अंदर हिंदुस्तान के अंदर क्या हुआ है और ये शो करता है इनकी वीकनेस, क्योंकि डाइसेंटिंग वॉइसेस को जो रोकते हैं वो अपनी वीकनेस शो करते हैं। इसी तरह टीएमसी जो तृणमूल कांग्रेस, उन्होंने कहा जी कि ये जो था मोदी गवर्नमेंट का मास्टर स्ट्रोक है कि डाइसेंटिंग वॉइसेस को साइलेंट किया जाए। है जी भाजी, बड़ा शोर हंगामा मचे आज हिंदुस्तान दे विच भी। अच्छा जनाब, द वायर की स्टोरी है और ये बड़ी ही दिल दुखा देने वाली स्टोरी है और ये बताती है कि इंडिया का जो पंजाब है, कपूरथला, जलंधर और इस तरह के दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स, वहां से कंटिन्यूअसली औरतों को ये कह के, खासतौर पे जो अंडर प्रिविलेज औरतें हैं उनको ये कह के कि तुमको बहुत बड़ी बड़ी जॉब्स गल्फ में दिलाई जाएंगी, उनको वहां पे लेके जाया जाता है और उनको फिर जो है प्रोस्टिट्यूशन में धकेला जाता है। बहुत सारी औरतें पंजाब की जिनको कि अभी रिसेंटली इराक से निकाला गया था क्योंकि वहां पे उन औरतों ने सैलरी मांगी थी काम करने की और उसके बाद जो घर का ओनर था या जो एजेंट्स उनको लेकर गए थे उन्होंने अपने कुछ उनके साथ गलत काम करने की कोशिश की। जब उन्होंने उनको रेजिस्ट किया तो उनको मारा पीटा गया और बहुत उनका बुरा हाल किया। किसी तरह से ये जो खबर थी ये जो इंडियन हाई कमीशन था उसको पहुंची। उसके बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के एमपी संत बलवीर सिंह सिचवाल जो हैं और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो इंडिया की, उस तक जब बात पहुंची तो उन्होंने
इन औरतों को, ये जो पंजाब की कुछ 15 औरतें वहां पे फंसी हुई थी इराक से, उन्होंने उनको निकाला। वो कहते हैं जी हमको फिजिकली अब्यूज करते हैं, हरास करते हैं, खाने को कुछ नहीं देते हैं। और फिर उसके बाद जो दूसरा बैच था 60 औरतों को, उन्होंने उनको फिर रेस्क्यू किया एमपी जो थे संत ने ओमान और सऊदी अरेबिया से भी। इसके अलावा जो शिकायतें थी वो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के एमपी विक्रमजीत सिंह सने के पास भी आई थी। उन्होंने भी इस तरह पंजाब की बहुत सारी औरतों को गल्फ कंट्रीज में जो फंसी हुई थी वहां पे निकाला। इनकी जो दास्तानें आज जो उन्होंने आज रिकॉर्ड की हैं द वायर वालों ने, उन्होंने कहा जी उसके अंदर औरतों ने कि हमको ये जो एजेंट्स बैठे हुए हैं पंजाब में और इमिग्रेशन अफसरों से छुपने के लिए, वो कहते हैं जी कि ये तो कोई शो करने के लिए वहां पे और काम करने के लिए दुबई जा रही हैं, तो डायरेक्टली इराक जाते ही नहीं है कि उनके कान ना खड़े हो जाए। तो वो कहते हैं जी ये दुबई जा रही हैं, फिर दुबई में हमें ये कई कई घंटे बिठाते हैं, हमारे पेपर्स तैयार करते हैं और फिर हमें ये ओमान और इराक और इस तरह की जगहों के ऊपर लेके जाते हैं। ये जो टाउट्स और ब्रोकर्स हैं वो कहते हैं जी पहले तो ये मर्द थे, अब इसके अंदर औरतें भी शामिल उन्होंने पंजाब में, इंडियन पंजाब जो है उसमें कर ली हैं। और वो गरीब लोगों को जो कि 18 साल से 35 ईयर्स की एज में होती हैं, उनको जो फाइनेंशियली बेचारी कमज़ोर होती हैं, उनको ये लोग हायर करते हैं और इन कंट्रीज़ में ले जाके प्रोस्टिट्यूशन में धकेलते हैं। तो ये जो है बहरहाल कुछ औरतों को तो बचाया है, लेकिन वो कहते हैं जी कब तक बचाएंगे। और जनाब शाहरुख खान की जो डंकी आने वाली है, उसने ऑलरेडी 5.61 करोड़ के रुपीस के जो इंडिया में एडवांस बुकिंग है वो कलेक्शंस जो हैं वो की हैं। राजकुमार हिरानी इस फिल्म को बना रहे हैं और ये फिल्म सिनेमाज में आएगी दिसंबर 21 को। इसके 1.8 से ऊपर जो 1.8 लाख से ऊपर जो टिकट्स हैं वो बेचे जा सके हैं और तकरीबन हिंदुस्तान के अंदर 7,855 शोज ओपनिंग डे पे लगाए जाएंगे। शाहरुख खान की डंकी जो है, जो साउथ के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं प्रभास, उनकी सालार पार्ट 1 सीज फायर के साथ क्लैश करेगी। और शाहरुख खान जो थे इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए दुबई पहुंचे हुए थे और दुबई का जो ग्लोबल विलेज है उसके स्टेज पे ये खड़े होकर अपने फैंस के साथ बात कर रहे थे। उन्होंने कहा जी कि जवान मैंने यंगस्टर्स के लिए बनाई थी, लेकिन अपने लिए फिर मैंने कुछ नहीं बनाया था, तो मैंने सोचा कि अपने लिए मुझे डंकी बनानी चाहिए, इट्स वेरी क्लोजर टू माई हार्ट। और फिर उसके बाद उन्होंने लोगों के साथ जो अपने फैंस थे उनके साथ नीचे झुक झुक के हाथ भी शेक किए। जब उन्होंने हैंड शेक्स किए तो कुछ लोगों ने उनका हाथ नहीं छोड़ना चाहा। उन्होंने कहा नहीं सर हम आपका हाथ नहीं छोड़ना चाहते, टू द एक्सटेंट के फिर सिक्योरिटी भागते हुए आई और उन्होंने फिर हाथ छुड़ाए फैंस के शाहरुख खान से। फिर भी शाहरुख खान जो है स्टेज पे दूर जाके उनको वेव करते रहे और उनको किसेस जो है ऐसे फ्लाइंग किसेस भेजते रहे। तो जनाब ये बड़ा सीन वहाँ पे बना, बड़े वीडियोस बने कि लोग हाथ नहीं छोड़ रहे थे शाहरुख खान का। और जनाब अरिजीत सिंह जो है वो भी आज एक इंटरव्यू दे रहे थे, आपको पता ही है बड़े ज़बरदस्त किस्म के सिंगर हैं। वो कहते हैं जी कि AR रहमान द मास्टर, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था ऑटो ट्यून हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि जो लोग अच्छा नहीं सुर में नहीं गा सकते थे उनको फिर ऑटो ट्यून करके बहुत ही ब्यूटीफुल साउंडिंग जो है सिंगर के तौर पे पेश किया जाता था। लेकिन वो कहते हैं जी कि AR रहमान के अपने अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि वो खुद ऑटो ट्यून नहीं यूज करते हैं, बहुत सारे लोग जो है अभी भी यूज करते हैं, लेकिन पीपल लाइक मिथुन शर्मा एंड विशाल भारद्वाज जो कि म्यूजिशियंस हैं वो बिल्कुल ऑटो ट्यून का नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि खुद सिंगर का जो का सुर है वो निखर के सामने आना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं जी फिर भी अब इंडिया के अंदर बहुत सारे सिंगर्स इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ अलबत्ता मुझे सोनू निगम जी के बारे में पता है कि वो इतने स्ट्रांग हैं म्यूजिकली कि वो ना तो ऑटो ट्यून के ऊपर बिलीव करते हैं ना उसको यूज करते हैं। लेकिन मैं खुद भी समझता हूं कि अगर आप अच्छे सिंगर हैं, अगर आप अच्छे सिंगर नहीं है तो ऑटो ट्यून भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। और पॉसिबल ही नहीं है कि आप बहुत ज्यादा जब इमोशन से गा रहे होते हैं तो आप जो है बहुत परफेक्टली गाएं, तो जैसा भी गाएं दिल से गाएं, ऑटो ट्यून ना यूज करें क्योंकि उसमें आप एक्सपोज होते हैं। ठीक है जी। और जनाब दीपिका पादुकोण जो है उनको भी बड़े मजे आ गए हैं OTT के प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए। आपको पता ही है कि उनकी बड़ी मशहूर एक OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई थी फिल्म गहराइयां, तो उसके अब उनको मजे आ गए हैं। तो अब वो कहती हैं जी कि OTT का जो ऑडियंस है वो भी बहुत बड़ा है। तो अब खबरें आ रही हैं कि नेटफ्लिक्स के साथ मिलके वो एक बहुत ही मेगा एक्शन थ्रिलर जिसके के अंदर ड्रग माफिया कल्चर जो है हिंदुस्तान का उसको दिखाया जाएगा, उसकी ये तैयारी कर रही हैं और अपना स्केड्यूल चेक कर रही हैं। जैसे ही उनको डेट्स मिल जाएंगी तो सोर्सेज का कहना है कि नेक्स्ट ईयर फिर इसकी जो है शूटिंग शुरू वो कर देंगी। एंड जनाब सुना दी है खबर पाकिस्तान की बड़ी फेंटी लगाई ऑस्ट्रेलिया ने, जो कि हमने आपको बताया ही था कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में कभी भी नहीं जीता है। बहरहाल जी जो फर्स्ट टेस्ट पर्थ में हुआ था उसमें 360 रन से ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हराया। इसके ऊपर जिस वक्त एक प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी तो उस पर बात करते हुए पाकिस्तान टीम डायरेक्टर जो है मोहम्मद हफीज साहब,
उन्होंने कहा जी कि हमने कोई भी हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि जी एक परफॉर्मेंस किसी लड़के ने अच्छी नहीं दी तो उसको चेंज कर दिया जाए। शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम जो है सिर्फ पूरी टीम की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। बट देयर आर 11 पीपल इन अ स्क्वाड, तो सबको जो है वो करना चाहिए। इसके अलावा सरफराज की परफॉर्मेंस पे लोगों ने बहुत सारे सवाल उठाए। उन्होंने कहा जी सरफराज ने न्यूजीलैंड की जो सीरीज थी उसमें बहुत अच्छा काम किया था, अनफॉर्चुनेटली इस मैच में वो कुछ भी नहीं कर सके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम फौरन से थिंक करना शुरू कर दें कि अब पूरी की पूरी टीम को एक मैच के बाद ही हमको चेंज करना है। हालांकि सरफराज जो हैं वो न्यू नहीं है टू ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस, वो पहले भी ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड जो है उसका टूर कर चुके हैं और उनको इंटरनेशनल क्रिकेट के बारे में भी पता है, लेकिन हम उसके स्किल को जो है वो डाउट अभी एक मैच के बाद नहीं कर सकते। इसके अलावा उन्होंने रिजवान के बारे में कहा जी कि रिजवान को जो है हम कंसिडर करेंगे, अभी कंडीशंस जो है सिडनी की, अब जो सेकंड मैच जहां पे टेस्ट मैच होएगा उसकी रिव्यू कर रहे हैं और उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि रिजवान को खिलाना है कि नहीं खिलाना। मेन विकेट कीपर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मगर ये लोग ना पता है क्या, इतनी लंबी फ्लाइट करके गए थे, थके हुए थे। हाँ, थके हुए थे पहले। सेकंड मैच में ठीक हो जाएंगे। सेकंड आप तो नहीं समझती हैं, मैं समझता हूँ कि सेकंड मैच, सेकंड टेस्ट मैच में जीतेंगे इंशाल्लाह, जीतेंगे। सेकंड मैच जो है वो अपना ही है, हिस्ट्री क्रिएट करेंगे ऑस्ट्रेलिया में। अभी ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे ऑस्ट्रेलिया को हराएंगे, ऑस्ट्रेलिया को हराएंगे। आप देखिएगा कितनी बुरी तरह मारेंगे वो, कि बस आप उसके बाद फिर 2 दिन फिर लेटे रहेंगे। आपको यकीन नहीं आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको यकीन नहीं आएगा। मैं पहले से आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट मैच जो है वो पाकिस्तान ने जीता, उसमें ऑस्ट्रेलिया लेटेगा। लेट गया। ठीक है। अच्छा, ये ऑस्ट्रेलियन जो है ना बड़े जो है ना वो अनहॉस्पिटेबल भी हैं, कोई मतलब हॉस्पिटैलिटी नहीं दिखा रहे यार। तुमने अपने मुल्क में जो है मेहमान बुलाया, बंदा हार ही जाता है कोई कद मैच है, मतलब तुमने हर मैच जरूर जीतना है, तुमने जरूर बताना है हम दुनिया की सबसे बड़ी टीम है। ओ यार मन लिया तुसी वर्ल्ड कप चैंपियन हो, बस भी करो हुण। हाँ जरूर है हर मैच जीतना है हुण, तुसी कोई हारिया भी करो, हार जाएंगे नेक्स्ट वीक। अच्छा अच्छा, आप परवाह ना करें। आप ये चीज के दिल पे ना ले यार, है दिल पे ना लो। अच्छा, दिल पे ना लो बस। ठीक है, एब्सोल्युटली नॉट, बस एब्सोल्युटली नॉट। तुसी कहते थे मैं मान लिया, ठीक है ठीक है जी। अच्छा जनाब, अल नसर के जो स्ट्राइकर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो जनाब 2023 में हाईएस्ट गोल टेकर जो हैं वो हैं अलोंग विद मैनचेस्टर सिटी के जो अर्लिंग हालैंड, सिर्फ 23 इयर्स उनकी एज है, उसके साथ दोनों ने इस साल अभी तक 50 गोल्स बनाए हैं। हालैंड जो है जी उनका भी बड़ा जबरदस्त ये ईयर चल रहा है। पहले उनकी टीम ने जीता प्रीमियर लीग, फिर चैंपियंस लीग, फिर FA कप टाइटल्स। इसके अलावा इनको दिया गया है गोल्डन बूट, यूरोपियन गोल्डन शू अवार्ड्स भी इन्होंने जीते हैं और इन्होंने 14 गोल्स प्रीमियर लीग के बीच में बनाए हैं, 30 अदर्स जो हैं दूसरे कॉम्पिटिशन्स में और 6 अपनी नेशनल टीम जो है उसके लिए। ये जो हैं, इसके बाद जो बाकी के जो 2 लोग इनको ट्रेल कर रहे हैं वो हैं इंग्लैंड के हैरी केन और फ्रांस के काइली एम्बैपे। इन दोनों ने बनाए हैं अभी तक 49 गोल्स। एम्बैपे सिर्फ 24 इयर्स के, आपको पता ही है, बड़े जबरदस्त हैं। ही हैज मेड 230 क्लब गोल्स हैं जी, तो बड़े ही ज़बरदस्त इनकी भी स्ट्रेंथ है। और ये जो हैं अभी तक जितने भी फ्रांस ने दोनों जो वर्ल्ड कप्स खेले हैं उसके अंदर भी ये थे। इसके अलावा केन जो हैं उन्होंने भी अपनी जो बैन म्यूनिक है उसके लिए भी बड़े स्कोर किए हैं। तो ये जनाब दीज 4 बॉयज़ आर रियली गोइंग स्ट्रॉन्ग। अमेजिंग रेयर टैलेंट। वही जब मेरा बेटा कहता है ना मैं भी सॉकर प्लेयर बनूंगा तो मैं कहती हूँ पहले इनको देख इनको देख और शर्म कर। ना शर्म ना कर, देख के ही बंदा रेयर टैलेंट है, देख के ही बंदा बनता है। You have to encourage। नहीं मेरा बेटा, मुझे पता है इस तरह का रेयर टैलेंट नहीं है उसका। अपने बच्चे का मां को ज्यादा किसी ने नहीं पता होता पैन। तो मैंने अपने बच्चे को कहा, मैंने कहा देख मैं तेरी माँ हूं, मुझे पता है तेरे अंदर इस तरह का कोई टैलेंट नहीं है। देख लो मुझे सही। That's so bad। बैठ गया, ये तो सच है ना भाई। तो उसको मैंने कहा पहन तुसी पढ़ाई करो, तुसी साकर शाकर छोड़ो। Don't say that to your kids, okay? Encourage them for whatever they are doing। हाँ, तो I'm encouraging him not to play soccer। ये थी हमारी आज की न्यूज।